मिसगाइड कर दिया गया, क्योंकि जब मैं फॉर्म अप्लाई करने गया तो मुझे ये कह दिया गया कि जेएनयू में तो चाइनीज़ आती है तुम्हें, फ्रेंच आती है, कोरियन आती है, तो मैं मुझे तो नहीं आती। तो बोला किराए पर घर लिया होगा। हाँ। तो जाति पूछी गई होगी। आप बिल्कुल घर मकान नहीं देते थे। मुझे पूछा गया कि आप क्या नाम है, मैंने बताया विक्रम हरिजन। तो बोले तो हरिजन तो मुसलमान होते हैं, तो चमार भी नहीं कंसिडर किए मुझे। तो हमको वो हिंदू धर्म का सिस्टम माना ही नहीं हुआ। आपने तमाम दबाव झेला, कई बार निराशाएं हाथ लगी होंगी जी, कई बार हतोत्साहित होंगे। क्या कहेंगे उन युवाओं को जो आपके रास्ते पर है? अब तो काफ़ी संख्या में है, अब तो खैर सोशल मीडिया भी आवाज़ पहुंच रही। मैं युवाओं से ये कहूँगा कि आप मुझसे पहले मेरे महापुरुषों का संघर्ष देखिए। वही समाज किसी देश में ताकतवर होता है जो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सजग होता है, और जिसके पास पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल और दवाई तक रीच होती है, वो समाज आगे बढ़ता है। मेरे साथ प्रोफेसर विक्रम हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, जेएनयू से इन्होंने पढ़ाई की। कैसे समाज बदलेगा, मैं इसी बात पर हम लोग इससे बात करेंगे इनसे, और क्या क्या तकलीफ़ें आती है और क्या क्या आपको बर्दाश्त करना पड़ता है और कैसे करना है। आपको गिव अप नहीं करना है। हमें और कोई रोहित वेमुला नहीं चाहिए, कोई और पायल तडवी नहीं चाहिए। आपको कैसे अपने स्नायु तंत्र पर काबू रखना है। तमाम उतार चढ़ाव, तमाम भेदभाव को आपको पार करके सिस्टम का हिस्सा बनना है। अगर ये समझना हो तो प्रोफेसर विक्रम से बेहतर कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। प्रोफेसर विक्रम जो एक शेड्यूल कास्ट फैमिली में पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, नाम भी विक्रम हरिजन, जिसे पता चल जाता था। उसके बाद कैसे ये सफ़र तय करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तक, और आज भी समाज के लिए पे बैक टू सोसाइटी कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। और आप आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं जी। बहुत उतार चढ़ाव आए होंगे। हाँ, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आया है मेरे लाइफ में। ऐसे तो मैंने अपने बायोग्राफी के बारे में, अपने उतार चढ़ाव के बारे में मैंने कई जगहों पे बोला है, लेकिन मैंने ये पाया है कि प्रोफेसर बनने का सफ़र निश्चित तौर पे कटीला भरा सफ़र रहा है। मैंने आप ऐसे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसके घर में बंधुआ मज़दूर हो, जिसके पिता बंधुआ मज़दूर हों, और जब बंधुआ मज़दूर का बेटा होता है तो उनको तो कुछ समझ में आता नहीं है। वो बंगाल में जाते थे, पिताजी गए जब गोरखपुर में थे तो बंधुआ मजदूरी का काम करते थे। और आपको ये बता दूँ, और इतना कठिन जीवन था कि मेरे पिताजी चोरी करते थे। चोरी किस लिए करते थे? क्योंकि खाने को कुछ नहीं होता था। और खाने को किस लिए नहीं होता था? क्योंकि घर में कोई कमाने वाला नहीं होता, ऐसा कोई कमाने का जरिया नहीं था। कोई जमीन नहीं, कोई जायदाद नहीं, कोई सांस्कृतिक सामाजिक कोई एसेट्स नहीं, कुछ भी नहीं। मेरी रुचि वो जानने में, पहली स्कूलिंग कहाँ, आप कोई नवोदय गए या सेंट्रल स्कूल में? नहीं, हम ना सेंट्रल स्कूल गए ना नवोदय गए, बल्कि हम अपने मैट्रिक कहाँ से किया? मैट्रिक पश्चिम बंगाल से किया। मैं आपकी स्कूलिंग के बारे में बताऊं कि हम अपने गांव के एक स्कूल में, जहां मेरे भैया गांव के लोग पढ़ते थे, वहीं जाके पढ़ते थे। और मैं, आप पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं, नरकट से मैं लिखता था। नहीं, वो मुझे समझना दूसरी चीज़ है। मैं सिर्फ, आप मुझे बताइए मैट्रिक कहाँ से किया? पश्चिम बंगाल से किया। 10+2 गोरखपुर से किया। गोरखपुर यूनिवर्सिटी से 10+2 गोरखपुर, एक जुबली इंटर कॉलेज, वहाँ से किया। जेएनयू बीए कहाँ से किया? बीए गोरखपुर यूनिवर्सिटी से किया। जेएनयू कैसे गए? जेएनयू में इस तरह से गया कि मैं ऑल इंडिया रेडियो पे हमेशा न्यूज़ सुनता था। और ऑल इंडिया रेडियो पे न्यूज़ हमेशा आता था कि जेएनयू के प्रोफेसर कलीम बहादुर। तो मैं सोचता था जेएनयू क्या है, बार बार जेएनयू का नाम क्यों लेता है, जब उसमें कहते ना जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, तो मुझे लगता हाँ, उनके लोग एक्सपर्ट बुलाए जाते थे रेडियो पर, टीवी पर। हाँ, चूँकि मैं रेडियो सुनने का बड़ा आदी था और लगातार रेडियो सुनता था, तो मैंने ठान लिया कि अगर जेएनयू भारत का सबसे टॉप यूनिवर्सिटी, क्योंकि बार बार उसी का मैं ढूंढता था कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी का नाम क्यों नहीं आ रहा, गोरखपुर यूनिवर्सिटी का नाम क्यों नहीं आ रहा, गोरखपुर मिलता नहीं था। तो इसी से मैं अंदाज़ा लगा लिया कि निश्चित तौर पे जेएनयू एक बेहतर यूनिवर्सिटी है और वहाँ हमें जाना चाहिए। और मैं बीए में ही चला जाता, लेकिन मुझे मिसगाइड कर दिया गया, क्योंकि जब मैं फॉर्म अप्लाई करने गया तो मुझे ये कह दिया गया कि जेएनयू में तो चाइनीज़ आती है तुम्हें, फ्रेंच आती है, कोरियन आती है, तो मैं मुझे तो नहीं आती। तो बोला कि जब नहीं आती तो बाद में अपने भाई को भी आपने फॉरेन लैंग्वेज में दाखिला करवाया? क्योंकि मैं जब आपके भाई भी तो जेएनयू से है ना? कितने लोग आपके घर में जेएनयू से पहुंच गए?
बस भाई जेएनयू से पहुंचा, मुझे फॉरेन लैंग्वेज में, फॉरेन लैंग्वेज में। वो एक कसक थी मन में, उसको पार करना था। हाँ तो पहले मैं फेज बाय फेज बात करता हूँ। हाँ। ग्रेजुएशन जब आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी में कर रहे थे तो रेगुलर थे? हाँ रेगुलर छात्र था। वहाँ ज़्यादा दबाव नहीं होगा, चूँकि ठीक है आ गया कोई बात नहीं पढ़ने दो? नहीं, वहाँ भी ज़्यादा दबाव होता था, क्योंकि एक तो दबाव घर से था, क्योंकि मेरी माँ मुझे 50 रुपये देती थी एक हफ्ते के लिए। अब गोरखपुर शहर में आप सोचिए 50 रुपये में मैं कहाँ रहता। अच्छा, हॉस्टल नहीं मिला था आप लोगों को? नहीं, हॉस्टल में मैं था नहीं, क्योंकि हॉस्टल में बहुत मारपीट होता तो था। किराए पर घर लिया होगा? हाँ। तो जाति पूछी गई होगी? आप बिल्कुल घर मकान नहीं देते थे। मुझे पूछा गया कि आप क्या नाम है, मैंने बताया विक्रम हरिजन। तो बोले तो हरिजन तो मुसलमान होते हैं, तो चमार भी, तो चमार भी नहीं कंसिडर किए मुझे। कहते हो तो बोलते हरिजन तो मुसलमान होते हैं, सुअर खाते हैं, ये सब खाते हैं। तो जब मुझे मकान नहीं मिला तो मेरे टीचर थे प्रोफेसर, नहीं मुसलमान सुअर नहीं खाते, उन्होंने कहा अच्छा कि मुसलमान जो होते हैं वो डिग्रेडेड कम्युनिटी के होते हैं, चमार सुअर खाते हैं। तो वो बोले कि चमार मुसलमानों से भी गए गुजरे होते हैं। तो हमको वो हिंदू धर्म का सिस्टम माना ही नहीं उन्होंने। तो फिर कैसे रहे वहाँ? तो मैं रोते रोते अपने एक सर हैं हमारे केपी सिंह सर, मैंने उनसे जाके ये बात कही कि सर मुझे मकान नहीं मिल रहा है। तो केपी सिंह सर मुझे दया करते हुए और उन्होंने क्लास में अनाउंस किया कि जो विक्रम को मकान दे देगा हम उसको हिस्ट्री में पास कर देंगे, बिना कुछ लिखे पास कर देंगे। हाँ। तो ऐसे स्थिति में गोरखपुर में एक फुलवरियाँ जगह है, मुझे लगता है कि आज 10 किलोमीटर दूर होगा गोरखपुर से, रुस्तमपुर से 10 किलोमीटर, हमारे कॉलेज से 10 किलोमीटर। तो मैं वहाँ जाकर रहने लगा और 100 रुपया रूम रेंट पर रहता था। फिर आपने ग्रेजुएशन किया? हाँ, फिर वहाँ से पढ़ने के बाद मैंने जब इंटर पास हो गया तो मैं दूसरे जगह पे ग्रेजुएशन किया, मतलब गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। तो वो जहाँ फुलवरिया था उसको छोड़ करके दूसरे जगह चला गया। तो वहाँ पे यादव जी के मकान में अपने दोस्त पृथ्वीराज प्रसाद थे, इंद्रजीत भारती थे। तो उन लोगों, चूँकि पैसे की किल्लत रहती थी तो ज़्यादातर अफोर्ड हमारे मित्र पृथ्वीराज प्रसाद कर लेते। कब किए ग्रेजुएशन, कब हुआ? ग्रेजुएशन 1997 से लेकर 2000 के बीच की बात है। और उसके बाद फिर जेएनयू चले गए? हाँ, उसी के बाद हम सन 2000 में जेएनयू गए। जेएनयू का कैसा अनुभव रहा? जेएनयू में तो मार्बलस, आप ये कह सकते हैं कि जहांगीर सबसे कहता था कि अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो कहता था कश्मीर यहीं पे है, बार बार कहता था कश्मीर है। तो मेरे लिए स्वर्ग जेएनयू था। अगर जेएनयू ना होता तो मैं आज प्रोफेसर भी नहीं होता, ना अंग्रेजी भाषा मुझे आती, ना भाई कोई चाइनीज लैंग्वेज में पढ़ा पाता। वहाँ किस तरह के हालात रहे जेएनयू? वहाँ भी बहुत बुरा हालात था। वहाँ जैसे चाय पीने के लिए पैसे नहीं होते थे हमारे। वो तो एक आर्थिक पक्ष था, सामाजिक पक्ष बताइए। सामाजिक पक्ष ये था कि वहाँ पे चूँकि लेफ्ट ओरिएंटेड था, तो वहाँ पे हमारे समाज के लोग, वहाँ पे यूडीएसएफ बोल करके एक संगठन था, और टीचर सारे हमारे अपर कास्ट के सारे टीचर ने मुझे बड़ी मदद की, बहुत ज़्यादा मदद की। मतलब आप एक जो लेफ्ट माइंडेड थे उस समय, तो लेफ्ट का बोल, अब जेएनयू में तो अब एबीपी आया है, आरएसएस का अब एंट्री हुई है, इसलिए अब तो खत्म, मतलब कंट्रोल है। उस समय तो लेफ्ट ही थे। हाँ, देखिए अब जैसे हमको इसके थोराट सर पैसा देते थे, आनंद सर पैसा, थोराट सर तो यूजीसी के जो तो शेड्यूल कास्ट ही थे। हाँ, वो मुझे पैसा देते थे। आनंद सर पैसा देते थे। कुमकुम रॉय मैडम मुझे मदद करते थे। जॉय पचॉय मुझे मैडम मदद करते। हरबंश मुखिया सर मुझे 3 सेमेस्टर पे 5,000 करके जी पारसाथी रॉक का फंड का पैसा दिलवाया था। और वहाँ पे तमाम स्कॉलरशिप था जो मिलता था। अब रुकिए, अब होता है असली संघर्ष शुरू। वहाँ तक तो आ गए, लेकिन असली जो प्रेशर बनता है वो तब जब आप सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बने। बहुजन समाज को सोचिए, तकलीफें आएंगी क्योंकि आप पहला जनरेशन है, ज़मीन नहीं है, संपत्ति नहीं है, सोशल कैपिटल नहीं है, घर में कोई समझाने बुझाने वाला नहीं है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए, पहले तो आप मैट्रिक करते ड्रॉप आउट, पहले तो स्कूल ही नहीं गए। लगभग इस देश में 80 करोड़ ऐसे SC ST OBC हैं जो स्कूल ही नहीं जा रहे हैं। मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको, इस देश की आबादी कम से कम 150 करोड़ है। 80 करोड़ लोग वो हैं जिनको आप नदी नालों के किनारे गांव शहर में जीवन गुजारा करते हैं, मजदूरी, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। लगभग 15 करोड़ लोग वो हैं जिनके बच्चे किसी तरह से पहली बार स्कूल कॉलेज जा रहे हैं। जैसे प्रोफेसर विक्रम हुए, मैं स्कूल पहुंच गया था, कॉलेज पहुंच गया, फिर IMC पहुंच गया।
तो जब नौकरी लगी उसके बाद असली लोगों को लगता है कि नौकरी लग गई तो जीवन जन्नत हो गई। राजेंद्र प्रसाद सिंह एक लाइन कहते हैं कि दलित पिछड़ों के लिए नौकरी ले लेना आसान है क्योंकि बाबा साहब का संवैधानिक अधिकार है, रिजर्वेशन है। उसके बाद असली खेल शुरू होता है क्योंकि आप जातिवाद का बैरियर तोड़ के अपने जातीय पेशा को छोड़ के वहाँ पहुँचे हैं जहाँ मान सम्मान है, पैसा है। फिर क्या खेल शुरू हुआ प्रोफेसर साहब, कैसे नौकरी कहाँ से शुरू की? मैं सबसे पहले जो मुझे जब मैं पीएचडी कर रहा था तो मुझे जो सब पहली नौकरी मिली गेस्ट लेक्चरर का, वो देशबंधु कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिली। एडहॉक परमानेंट? गेस्ट हाँ, एडहॉक। हाँ। और उसके पहले जेएनयू मैंने रिमेडियल क्लास पढ़ाता था बच्चों को, और उसमें हमको मैडम ने 25,000 रुपया दिलवाया था, महालक्ष्मी मैडम ने। और उसके बाद गेस्ट फैकल्टी में मुझे जगह मिली, लेकिन जो परमानेंट नौकरी मुझे मिली वो आसाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मिली। आसाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी बेसिकली ट्राइबल एरिया। कैसा था इंटरव्यू का अनुभव? हम 4-5 इंटरव्यू दिए, और इंटरव्यू में आम तौर पे जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो इंटरव्यू देते थे उसमें कुछ बहुत सपोर्टिव थे, कुछ सपोर्टिव नहीं थे, और ऐसे सवाल पूछे जाते थे जो सचमुच में मुझे नहीं आता था, और कुछ सवाल इंग्लिश में पूछे जाते थे तो मैं कोशिश करता था जवाब देने। देखिए हमारे साथ दिक्कत क्या थी, मैं एक तो जेएनयू में जब मैं गया तो मुझे सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं पता था, और सारा क्लास इंग्लिश मीडियम में था, मैं हिंदी मीडियम से पढ़कर गया था, और वहाँ पे मुझे क्लास का ABCD नहीं समझ में आता। लेकिन अब मौका मिला तो आप इलाहाबाद में पढ़ा रहे हैं। जब मुझे नहीं, मैं इलाहाबाद से भी अच्छी जगह पे मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट एडवांस स्टडी का फेलो था, और उसी फेलोशिप की वजह से मुझे यहाँ पे नौकरी मिली। वो फेलो कभी किसी ने प्रोत्साहित किया होगा जाति को लेकर, कभी किसी ने परेशान करने की कोशिश की इंटरव्यू पैनल में, ऐसा लगा कि रंग रूप को लेकर या जाति का? ऐसा तो कई बार लगा, एक बार नहीं लगा। तो मुझे तो मतलब जैसे जाते लोग हमसे बोलते नहीं थे, बहुत महीन था कि जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब एडहॉक के लिए जाते थे तो कास्ट की वजह से आपको उस जगह नहीं मिलती थी, तरजीह नहीं मिलती थी। और आपके जैसे मसलन 1-2 बार एग्जांपल, मेरा नाम विक्रम हरिजन है, ये हरिजन शब्द से मुझे बहुत दुख मिला है। दुख इस मिला कि अब आपका प्रोफाइल सामने पड़ जाता था, उस प्रोफाइल में हरिजन शब्द से आप बता नहीं सकते क्लियर कट कि आपके साथ किस तरह से जातिवाद हो रहा है। लेकिन अगर मैं जैसे हमसे कमज़ोर बच्चों का भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो जाता था, और मैं ये मानता हूँ कि बड़ा मैं मेहनती था, मैं टैलेंटेड था कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन निश्चित तौर पे मैं रात भर पढ़ता था। मुझे जेएनयू के वादियों का जो खुशियाँ थी वो बड़े नसीब नहीं थी, मैं रातों दिन पढ़ाई करता था, तो मैं बहुत मेहनती था। इसके बावजूद भी कि मैं दिल्ली, क्योंकि कोई विकल्प नहीं था। हाँ, विकल्प नहीं था, कोई आगे पीछे नहीं था, कोई नहीं था। जैसे विवेक सर थे, हमको प्रोत्साहित करते थे, चिन्नाराव सर हमको मदद करते थे, मदद मुझे बहुत मिली। लेकिन अच्छा, कभी ऐसा लगा कि जब नौकरी अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है, आप मिशन मूवमेंट में भी हैं, हाँ, तो ये बाई चॉइस है या आपको लगता है कि मेरे ऊपर बाबा साहेब और संविधान का कर्ज है, संविधान ना होता तो मैं यहाँ तक नहीं आ पाता? तो निश्चित तौर पर आप ही के मुंह से और कई लोगों के मुंह से सुना कि अगर बाबा साहब ना होते तो ये यहाँ पर घुसने का भी जगह नहीं मिलता। हम सुबह ही बात कर रहे हाँ, थे, दरवाजा बंद था, लोहे का दरवाजा था, लोहे का दरवाजा। बाबा साहब ने मौका दिया कि कम से कम दरवाजे पर लात मार के आ सकते हो, अगर है गट्स तो मारो लात और घुस जाओ। फिर हम लोगों ने लात मारा नहीं तो ये प्रोफेसरशिप तो ये माना जाता था कि ये अपर कास्ट का चॉइस है, अपर कास्ट का पद है। दलित का मतलब तो माना ही नहीं जाता था कि आप इतने ऊंचे पद पर आएंगे। जब मैं आपको मतलब शिमला टीवी पर मैं इंटरव्यू दे रहा था और हमसे ये पूछा गया कि आपके माता पिता को क्या लगा, तो मैंने उनसे कहा कि मेरे माता पिता तो यही पता ही नहीं कि जैसे मेरे चाचा जी से जब पूछा गया कि विक्रम ने मैंने कहा चाचा से कहा चाचा मैंने एमए कर लिया, तो चाचा बोले गधाओ एमए कर लिया, बीए कब करोगे? ये सत्य घटना है जी मेरे साथ। तो उनको जब मैं बताता उनकी गलती नहीं है, वो उनकी गलती नहीं है। तो मेरे माता पिता को ये पता ही नहीं था कि शिमला एडवांस स्टडी क्या है, जेएनयू क्या है। मेरी माँ तो आज भी जेएनयू को जेएनयू कहती है, उसको तो हिंदी नहीं बोल आता। तो जब मैं शिमला एडवांस स्टडी में था तब भी मेरे घर के लोगों को ये नहीं पता था कि क्या छात्रों को आपने तमाम दबाव झेला, कई बार निराशाएं हाथ लगी होंगी जी, कई बार हतोत्साहित होंगे, क्या कहेंगे उन युवाओं को जो आपके रास्ते पर है? अब तो काफ़ी संख्या में है, अब तो खैर सोशल मीडिया भी आवाज़ ही पहुँच रही।
मैं युवाओं से ये कहूँगा कि आप हमारे मुझसे पहले मेरे महापुरुषों का संघर्ष देखिए, बाबा साहब का संघर्ष देखिए, प्यारेलाल यादव का संघर्ष देखिए, ज्योतिराव फूले का संघर्ष देखिए। हमारे महापुरुषों ने हमेशा कांटों का उनको ताज मिला है और कांटों पे ही हमेशा चले हैं, और जीते जीते उनको रिस्पेक्ट भी मिला, डिग्निटी भी नहीं मिली, सम्मान भी नहीं मिला, केवल अपमान मिला है। केवल मतलब ये मैं जान गया हूँ कि आप जब तक जिंदा हैं आपको अपमान मिलेगा। मेरे मरने के बाद तो मैं जानता नहीं, लेकिन जो हमारे महापुरुषों से मैंने सीखा वो ये कि निश्चित तौर पे हमारी डिग्निटी की लड़ाई है, और अपमानजनक तो हमारी ज़िंदगी है ही। लेकिन आप जहाँ अचीव किए हैं इससे खराब ही तो पीछे था ना, कोई बेहतर तो था नहीं। अब आपको एक और बातें बताता हूँ। एक अग्रवाल जी हैं हमारे यहाँ, हमारे सेमिनार में उन्होंने बड़ी मदद की थी। तो वो बोले कि आप 12 साल, आपको मैंने करीब 6-7 साल पहले की बात है, कि आप इतने साल हो गए आपने कोई प्लॉट नहीं बनाया, कोई घर नहीं बनाया, कोई कार नहीं खरीदी। तो मैंने कहा महाराज मैं पहले चूहा खाता था, मर जाने को मांस खाता, तो उससे तो मैं बेहतर हूँ। तब मेरे पास बाइक थी, मैं बाइक से तो चल रहा हूँ। ये फ्लैट था, ये इतना बड़ा फ्लैट तो है, एसी नहीं कहीं ना लगा था। कहीं आदमी पे बैक टू सोसाइटी शुरू करे तो पूरा समाज अपलिफ्ट हो सकता हाँ है। बिल्कुल, देखिए समाज में पे बैक टू सोसाइटी करना बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब ने भी किया, हमारे सभी महापुरुषों ने आपको किया। क्या लगता है अगर बहुजन समाज का कोई आदमी समाज से कट के संपत्ति बना भी लेगा तो बचा रह पाएगा? देखिए संपत्ति बनाने वाले तो हज़ारों लोग हैं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन वो बच नहीं। लालू प्रसाद यादव को आप आरोप लाकर जेल में डाल दिया गया, शिबू सोरेन जेल में चले गए, वो तो मुख्यमंत्री रहे हैं। देखिए मैंने आपको कहा, लालू यादव, मायावती जी, मुलायम सिंह यादव को भ्रष्टाचारी कहा गया। एक भोजपुरी में विवेक से अक्सर कहानी कहते हैं कि चप्पल पे चमाइन चले, सैंडल पे धोबिनिया, हाय मोरे रामा बदल गई दुनिया। मतलब अपर कास्ट का समाज या जनरल समाज चप्पल को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारे ज़माने में मैं जब छोटा था तो लेकिन प्रोफेसर साहब मैं अब मैं समझना चाहता हूँ वो जातिवाद नहीं जो गांव में था, चप्पल जूता मूछ वाला। अरे आज भी है। मेरा उससे लेना देना नहीं है। चलो आप देखिए, मैं समझ रहा हूँ जो पावर सेंटर्स का जातिवाद है वो कैसे काम करता है। आप डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन जाते हैं। पावर सेंटर्स बहुत महीन काम करता है। अब आपको ये नहीं कहेंगे, वो बताइए, वो गांव वाला सब लोग अब समझ रहा है उसका रिसर्च भी है। पावर सेंटर्स कैसे काम करता है। अब डिपार्टमेंट में आए, उनको जैसे पता चलता है कि आप इस बिरादरी से हैं, वो कास्ट हटर के काम करते तो आपका नंबर काट लेंगे। बड़ी अच्छी मीटिंग है, उस मीटिंग में आपको नहीं बुलाएंगे। प्रमोशन का जितने भी क्षेत्र उसमें ब्लॉक कर दिए जाएंगे। जैसे कोई जितने इन्फॉर्मेशन हैं आपसे रिलेटेड, उस इन्फॉर्मेशन को ऐसे दबा लिया जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी संख्या कम है। हाँ, संख्या वहाँ कम है। हाँ, आप वोट के लिए अच्छे हैं, वोट के लिए संख्या ज़्यादा है, सिस्टम में आपकी भागीदारी कम है। सिस्टम में भागीदारी कम है, और लोगों की यूनिटी, लोग एक दूसरे से डर भी बहुत है। डर हम अपने लोगों से हारते हैं। लेकिन सब कुछ खोने का डर है, क्योंकि कुछ रहा नहीं है तो सर्वाइवल है। हाँ, डर आपके अपने लोगों को ही आगे करके आपको नीचे गिराया जाता है। क्या संदेश देंगे, क्योंकि आप एक संघर्ष के प्रतिमूर्ति भी हैं, आपने कभी डरा नहीं, डटे रहे और सम्मान से नौकरी कर रहे हैं। जो चुप रहते हैं, ऐसा नहीं कि उनको बहुत सम्मान मिल जाता होगा, वो भी जातिगत अपमान झेलते हैं। क्या मैसेज देंगे उन छात्रों को जो तकलीफ से निकल रहे हैं कि डटे कैसे रहना है, और क्या संदेश देंगे उन लोगों को जो सिस्टम के हिस्सा बन गए हैं कि निराश ना हो? मैं उन सभी, पहले तो मैं अपने जितने प्रोफेसर्स हैं पूरे भारत के, उन सभी लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि आप मुखर होकर के बोलिए, क्योंकि बोलना ज़रूरी है। और यदि आप बोल नहीं सकते हैं तो आप पर्दे के पीछे से अपने साथियों को मदद कीजिए। आपका मदद करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप मदद नहीं करते हैं तो जैसे सब लोग अकेले पड़ गए, हम लोग भी अकेले पड़ जाएंगे। और जब उनके साथ विपत्ति आती है तो फिर उनके साथ उनका जीवन ज़्यादा नरकीय होता है, बजाय एक एक्टिविस्ट के बजाय। मैं सभी छात्रों से कहूँगा कि आप अंक के पीछे ना भागिए, मैथमेटिक्स के पीछे ना भागिए, कैलकुलेटेड लाइफ मत जिए। लाइफ इज़ वेरी रिस्की। आप थोड़ा रिस्क प्ले कीजिए, और जो समाज के मुद्दे हैं उसको उठाने की ताकत रखिए। आप भरोसा मत कीजिए कि कोई छात्र नेता आपका मुद्दा उठाएगा। मसलन मेरे साथ तमाम ऐसे बच्चे आते हैं जब, लेकिन गिव अप मत कीजिए। पढ़ाई नहीं छोड़ना है। हाँ, हताश नहीं होना है। पढ़ाई नहीं छोड़ना है, हताश नहीं होना है, मेहनत करना है, इंग्लिश सीखना है। और मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, अपने महापुरुषों का एग्जांपल देता हूँ कि यदि आपको इंग्लिश सीखना है या सब्जेक्ट नॉलेज सीखना है तो अगर 24 घंटा में, हमारे एक टीचर थे, हमको कहते थे, जब मैं JNU छोड़कर भागने लगा, हमारी मैडम ने कहा JNU छोड़कर भाग जाओ।
आप जेएनयू में टिक नहीं पाओगे। तो मैं गोरखपुर आ गया। तो हमारे एक टीचर थे जो जनरल ऑफ कोर्स अपर कास्ट के ही थे, प्रोफेसर आलोक पांडे। उन्होंने कहा कि तुम दलित बहाना बनाते हो, तुम्हारे पास तो सारी सुविधाएं आ गई, अब तुम जेएनयू के छात्र हो गए, वहाँ पे खाने पीने की दिक्कत नहीं है, कम से कम तुम इतना खाने पीने का है वहाँ पे कि तुम सर्वाइव कर सकते हो, तुम भाग क्यों रहे हो। तो वो बातें मुझे बहुत लगी। मैं दोबारा जेएनयू गया और मैडम ने, हमारे टीचर ने बड़ी मदद की। तो मैं रात रात पढ़ता रहा। मैं सभी अपने साथियों से कहूँगा कि आप रात रात, माने आपके पास समय नहीं है, 24 घंटा है, 24 घंटा के अंदर आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा से ज़्यादा आपके लिए एक्स्ट्रा रास्ते थोड़े मुश्किल हाँ, एक्स्ट्रा से ज़्यादा। आप मेरे घर में देखिए, मेरे पास किताबों के सिवा कुछ नहीं। मैं एमए के जीवन से या कहें बीए के जीवन से किताबें इकट्ठा कर रहा हूँ। तो मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रहा था प्रोफेसर विक्रम के जरिए। मैं फिर कह रहा हूँ, चीज़ें बहुत आसान हुई है, सोशल मीडिया का दौर है। मेरी राय है कि आप गिव अप ना करें, और मन का हुआ तो अच्छा, मन का ना हुआ तो भी बहुत अच्छा। गिव अप नहीं करना है। आपके लिए मौके जरूर बनेंगे, लेकिन एजुकेशन है तो आपको ताकत मिलती है। बिल्कुल, शुक्रिया सर। अगली बातचीत में हम फिर से किसी दूसरे मुद्दे पर आएंगे। अगली बार हम लोग का टॉपिक रहेगा कि क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। आप लोग हमारी कोशिश होती है कि सिर्फ ऐसे सफल लोगों की कहानी भी आप तक लाई जाए, ताकि हमें समाज को एक हिम्मत मिले। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।